गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इग्नू पाथवेज। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं महामैराथन सीरीज, जिसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का। जिसमें हमने शुरुआत करी है IBO 02 इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट से, जो कि ये पेपर आपका 12 जून 2024 को है, काफी नजदीक है। और सेमेस्टर 3 के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए काफी परेशानियां हो रही थी कि सर इस पेपर को कैसे करेंगे, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया। मैं जान रहा हूं कि सेमेस्टर 1 का भी एग्जाम है, 2 का, 3 का, 4 का, सबका एग्जाम है। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा टेक्स्ट और बहुत ज्यादा SMS मुझे सेमेस्टर 3 के छात्रों से मिला, जो कि IBO 02 के लिए था, तो आज मैं आपको इस महामैराथन सीरीज में IBO 02 का पेपर डिटेल्ड वाइज एक्सप्लेन करूंगा। इस वाले वीडियो में आपको यूनिट 1 से यूनिट 4 तक मैं कवर करूंगा, जिसमें हम लोग डिटेल्ड में जाएंगे, हर एक टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ये महामैराथन सीरीज अगर आप देखते हैं एग्जाम से पहले, तो आपका 90 to 100% स्कोर करने का सपना बिल्कुल सच होगा। पास होने का तो आप भूल ही जाओ कि आप 40 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। 40 मार्क्स आपका व्यू नहीं होना चाहिए, आपका व्यू होना चाहिए 90 to 100। तो मैं यहाँ पे जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो 90 to 100 मार्क्स के लिए कर रहा हूँ। सो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि महामैराथन सीरीज इग्नू के इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी हम कह सकते हैं किसी भी चैनल के द्वारा आपको नहीं देखने को मिल रहा है, हमारे चैनल के द्वारा देखने को मिल रहा है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और ये सारे वीडियोस आपके लिए है, आपके करियर के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला देखिए IBO 2, जो कि टर्म एंड जून 2024 का महामैराथन सीरीज है, जिसमें यूनिट 1 इंटरनेशनल मार्केटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये आपका यूनिट 1 है। जिसमें सबसे पहले बच्चे ये जानिए कि मार्केटिंग क्या होता है। तो देखिए, इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज अ कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। मार्केटिंग इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर और अदर बिजनेस। मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि जहां पर ये इसको एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है जहां पर हम बाइंग और सेलिंग को प्रमोट करते हैं। किस चीज का? तो गुड्स का और सर्विसेज का। ये एक ऐसा जगह होता है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है, जहां सेलर्स और बायर्स मिलते हैं। और क्या पर्पस होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्पस होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसके एडवांटेजेस को अगर आप देखें तो इसके क्या एडवांटेजेस है, मार्केटिंग करने से क्या एडवांटेज मिलता है, क्या क्या अच्छी चीजें हैं मार्केटिंग के बारे में, वो देख लेते हैं। इट इज एक्टिविटी दैट सेल्स प्रोडक्ट एंड ब्रिंग रेवेन्यू टू द कंपनी। देखिए, ये कैसा एक्टिविटी है, ये कैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आपको पैसे लाके देता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब दोज एक्टिविटी विच इज जनरेटेड फॉर इनकम विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अगर प्रोडक्ट बेचेंगे तो उससे मुनाफा आएगा, रेवेन्यू आएगा, और रेवेन्यू से हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को फायदा होगा, वेदर इट इज टॉप, मिडिल और बॉटम। ठीक है, सबको कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेगा, फाइनेंशियल मिलेगा या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेगा। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इट इनेबल्स द कंज्यूमर्स टू एक्सरसाइज चॉइस एंड टू इंप्रूव देयर लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये कंज्यूमर्स के लिए एक चॉइस लेके आता है कि कंज्यूमर अपने टेस्ट को बदले, टेस्ट के अलावा भी कुछ सोच सके। कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है, जो कंज्यूमर को उनके चॉइस को बदलने के लिए, उनके लेवल ऑफ कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड्स और अलग अलग टेक्निक से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। फिर है थर्ड, मार्केटिंग क्रिएट्स टाइम, प्लेस एंड पोजीशन यूटिलिटीज टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए, यूटिलिटी से मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। सपोज मार्केटिंग, यहाँ जो आप टर्म देख रहे हो, ये मार्केटिंग टर्म आपको क्या बताता है? मार्केटिंग टर्म आपको ये बताता है कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, सपोज एज अ कस्टमर अगर मैं बात करूं, तो मैं अगर कोई सा भी टूथपेस्ट यूज कर रहा हूं, तो उस टूथपेस्ट से मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तभी मैं उस टूथपेस्ट को यूज कर रहा हूं। सेटिस्फैक्शन कैसा भी हो सकता है, उसके क्वालिटी को भी देख के हो सकता है, उसके प्राइस को भी देख के हो सकता है, उसके कलर को भी देख के हो सकता है, ठीक है।
तो सेटिस्फैक्शन के लिए आप यूटिलिटी जो वर्ड है वो उसका मतलब ही होता है सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ कह रहा है इट क्रिएट्स टाइम प्लेस एंड पोजीशन यूटिलिटी टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये प्रोवाइड करता है आपको समय, जगह और उसका अधिकार। ठीक है, फिर देखिए मार्केटिंग कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इट सिंबलाइज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अगर मार्केटिंग नहीं हो तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है कि ट्रांजैक्शंस, जो हमारा पूरा डायनेमिक वर्ल्ड है वो किस आधार पे चल रहा है, वो कॉमर्स के आधार पे चल रहा है। अगर व्यापार नहीं हो तो व्यापार नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आपका घर चलेगा, कैसे ये जो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज वाला देश है कैसे इफेक्टिवली रन होगा, कैसे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कैसे रेलवेज में सुविधाएं दी जाएगी, कैसे रोड्स बनेंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग मतलब बस बेच देना, लेकिन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आप किस आधार पे उसको बेच रहे हैं, आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं चीजों से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पांचवा जो पॉइंट था इसमें, हिट ऑफर्स कैरियर अपॉर्चुनिटी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देखिए ये बहुत सारे लोगों के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी का काम करता है, क्योंकि आप मैनेजर के पोस्ट, जो आप हियरार्की देख रहे थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, ये तीनों लेवल्स में अलग अलग लोग रहते हैं। टॉप में सीईओ आपको देखने को मिलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, और अगर हम बात करें मिडिल में देयर आर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स। ठीक है, अगर हम तीसरे लेवल पे जाए जिसको ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, सबको कुछ ना कुछ, सबका वेरियस पोस्ट है, उसके लिए वेरियस रिक्रूटमेंट निकलती है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केटिंग फिलॉसफी। जो मार्केटिंग ये है वो क्या, किस फिलॉसफी पे बेस्ड है? तो फिलॉसफी में देखिए सबसे पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर है सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और फिर है सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि जब तक आप प्रोडक्शन नहीं करोगे गुड्स का तो आप बेचोगे क्या? तो मार्केटिंग में सबसे पहले एनालिसिस किया जाता है कि किस जगह क्या का डिमांड है। सपोज आप जिस जगह पे रह रहे हो वहां पर अगर कोई ऐसी सर्टेन सी चीजों को अगर हम बात करें, जैसे मैं अगर यहाँ पे रह रहा हूं तो इस जगह पे अगर मुझे लगेगा कि एक बेकरी का नीड है जहाँ पे केक्स बेक्स किया जाए, केक्स बिके, तो अगर मैंने पहले प्रॉब्लम को ढूंढ लिया कि इस जगह पे किस चीज का प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम एनालिसिस करने के बाद मैं रिसोर्सेस को एलोकेट करूंगा, बांटूंगा, रिसोर्सेस को असेंबल करूंगा, फिर जाकर मैं प्रोडक्शन पे जाऊंगा। ये नहीं कि ये सर्टेन जगह का ये नीड था और सर्टेन जगह के पास ये है, वहां पे और सारा बेकरी है, लेकिन हम मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं। तो ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रिसाइज होता है और बहुत ही सटीक होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि पहले ही आप एनालिसिस कर लो और वैसा आपको सब्स्टिट्यूट ना मिले तब आप जाकर धावा बोलो और तब आप प्रोडक्शन करो और उस पर्टिकुलर गुड्स का आप प्रोडक्शन करो। ठीक है, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, मार्केट में प्रोडक्ट देखने को बहुत मिलता है। मार्केट में शूज की अगर हम बात करें तो शूज आपको वेरियस ब्रांड्स के मिलेंगे, लेकिन अगर शूज में एक नाम हम ले बाटा का, जो काफी दिनों से टिका हुआ है, उसका जो गुडविल है वो काफी दिनों से है, वो क्या करते हैं कि अपने गुड्स पे हमेशा डायनेमिक चेंजेस लाते हैं। ठीक है, हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट में आप अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ, चीप एंड बेस्ट बनाओ और उसके साथ साथ क्वालिटी प्रोवाइड करो जो आपके मार्केट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। आप जानते हो कि कस्टमर्स इज अ किंग ऑफ मार्केट। कस्टमर्स जो होते हैं वो किंग होते हैं मार्केट के। ठीक है, फिर आता है तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट मतलब अगर आपने एनालिसिस कर लिया, आप मार्केट में जान गए कि चीजों में क्या की जरूरत है, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो बस आपको बेचना है। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब आप किस तरह से अपने सामान को, अपने गुड्स को कस्टमर्स तक पहुंचाओगे। चौथा हो गया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंट। सेलिंग मींस डायरेक्ट आपको सेलिंग करना है, उसमें बिना कुछ सोचे आपको बेचना है।
ठीक है। लेकिन अगर हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लगाए तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि किस तरह से आप चीजों को बेचोगे, ठीक है, किस क्या क्या ऑफर्स आप लगाओगे, ठीक। फिर एक होता है सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। सोसाइटियल कॉन्सेप्ट मतलब आप जो अपने प्रोडक्ट को बना रहे हो उसमें आप हमेशा याद रखो कि उससे कोई एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, ठीक है। तो वो आपको बताएगा, सोसाइटियल कॉन्सेप्ट बताएगा, ठीक है। सोसाइटी ओरिएंटेड कोई काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप जो बिजनेस खोले हुए हो उससे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तो एक सोसाइटियल कॉन्सेप्ट को लीड कर रहा है, ठीक है। और क्या सोसाइटियल कॉन्सेप्ट में आ सकता है कि एक एक फेयर प्राइस पे आप चीजों को, एक रीजनेबल प्राइस पे आप चीजों को सोसाइटी तक प्रोवाइड कर रहे हो, तो सोसाइटी आपसे ज्यादा अट्रैक्ट होगी, और जब जनता अट्रैक्ट होगी तो वो आपका जो प्रोडक्ट है वो हाईलाइट होगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो सेलिंग और मार्केटिंग से बनता है। ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा बार पूछा गया है, तो इसको भी मैं सोचा कि एक बार करा दूं। ये देखिए, सेलिंग और मार्केटिंग, इसके बीच पे जो मैं आज तक बात करते आया था कि आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस, मतलब जो भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है उस डिफरेंस के क्वेश्चन को आप किस प्रकार लिखोगे, तो ये है वो प्रकार जिसमें 3 कॉलम्स प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको दो के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है तो आपको 3 कॉलम बनाना है। पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस, बीओडी मतलब क्या हो गया, बेसिस ऑफ डिफरेंस के पहले था सीरियल नंबर, जो नंबर्स आप देते हो। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है कि सेलिंग और मार्केटिंग, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस है, तो डिफरेंस में किस आधार पे कर रहा हूं, तो फोकस के आधार पे कर रहा हूं। फोकस, सेलिंग का फोकस होता है कि वो सेल्स बढ़ाए, और मार्केटिंग का फोकस होता है कि कस्टमर्स के वांट्स तक वो पहुंचे, ठीक है, कस्टमर के नीड तक वो पहुंचे, कस्टमर की जरूरतों को कैप्चर करे, ठीक है। हाउ टू सेल, किस तरह से आप बेचोगे, तो पहला है कंपनी फर्स्ट मेक्स द प्रोडक्ट एंड देन फिगर आउट हाउ टू सेल। कंपनी पहले प्रोडक्ट को बनाती है और फिर फिगर आउट करती है कि कैसे बेचना है। लेकिन यहाँ पे कंपनीज फर्स्ट डिटरमाइन कस्टमर्स वांट्स एंड देन फिगर आउट हाउ टू मेक एंड डिलीवर अ प्रोडक्ट सेटिस्फाई देयर वांट्स। इसमें सबसे पहले आप कस्टमर्स को फिगर आउट करते हो, कस्टमर्स का एनालिसिस करते हो कि कस्टमर्स को कैसा नीड है, उसके बाद आप प्रोडक्शन पे जाते हो, ठीक है। शायद ये दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा और पीछे खिसक जाता हूं। अब देखिए, तीसरा जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट इज सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। अगर हम सेलिंग की बात करें तो इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ सेल्स चाहिए, एडिक्वेट सेल्स चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से आप अपने गोल को पूरा करते हो, दैट इज मैनेजमेंट। तो यहाँ सेलिंग में मैनेजमेंट क्या हो गया कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर पाओ। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मार्केटिंग में, मार्केटिंग में हमेशा हमारा जो ब्रेन है वो वर्क करता है प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अगर हम चीजों को बेच रहे हैं तो चीजों में किस तरह से प्रॉफिट हम ला सकते हैं, ठीक है, क्या अलग सा हम टेक्निक, क्या अलग सा स्ट्रेटजी हम लगा सकते हैं। फिर चौथी जो चीज है जिसे हम प्लानिंग कहते हैं, जो हर एक फेज में रिक्वायर्ड है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करना होगा। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। इट इज अ शॉर्ट रन ओरिएंटेड इन टर्म्स ऑफ टुडे प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। प्लानिंग को हमेशा शॉर्ट रन ओरिएंटेड यहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि आज के समय में प्रोडक्ट्स और मार्केट, प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट में हमें सोल्ड करना का व्यू होना चाहिए। फिर है प्लानिंग इज लॉन्ग रन ओरिएंटेड इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, टुमारोज मार्केट एंड फ्यूचर ग्रोथ। मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम फॉरसेबल फ्यूचर्स को अपने साथ लेके चलते हैं, जिसमें हमको आगे जो फॉरसेबल फ्यूचर में होने वाला है उसको पहले से हम लोग एनालिसिस करके और उसको हमेशा ट्रेंड के साथ चलते हैं, ताकि जो भी फ्यूचर में फॉरसेबल या डायनेमिक चेंजेस आपको देखने को मिले तो वो हम जल्दी से अडेप्ट कर पाए और अपने प्रॉफिट में हमेशा बने रहे। अपने कंपनीज, जो कंपनीज की पॉलिसीज होती है जो हमेशा रेगुलेट करती है, बाहरी मैक्रो एनवायरनमेंट से देखते हुए चलती है, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर में देखिए क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस नीड्स फॉर ऑफ सेलर, मतलब यहाँ पर जो है स्ट्रेस किस लिए आना चाहिए, तो सेलर्स के जरूरत पे आना चाहिए, ठीक है।
यहाँ स्ट्रेसेस वांट्स ऑफ बायर्स, यहाँ बायर्स को देखना है, ठीक है, कि जो बायर्स खरीदना चाहते हैं उन पे स्ट्रेस हमको डालना है। उन पे स्ट्रेस डालने का मतलब है कि उन पे जोर नहीं करना है, बायर्स पे हमको ज्यादा फोकस्ड रहना है, ठीक है। और यहाँ सेलिंग पे ज्यादा हमको फोकस्ड रहना है कि सामान को बेचना है, ठीक है। अब सामान को बेचना है मतलब अगर वो सामान मेरा, अगर मान लीजिए कोई पेन है मेरे पास, अगर 5 रुपए का पेन है, या मैं बात करता हूँ ये टीवी का रिमोट है, इस टीवी के रिमोट को ये मेरे पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारा स्टॉक है, लेकिन मुझे स्टॉक क्लियर करना है, बेचना है, मुझे बस बेचना है। तो अगर इस रिमोट का कॉस्ट मुझे 80 रुपए पड़ा है, तो मैं चाहूंगा कि इसे 82 में भी बेच सकूं, 85 में भी बेच सकूं, मैं ज्यादा से ज्यादा दाम इस पे ले सकूं। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो 80 रुपए से बस ज्यादा होना चाहिए और मैं इसे बेच दूं। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेसेस वांट्स ऑफ बायर्स, तो बायर्स को हमको देखना है कि बायर्स का वांट क्या है, किस तरह का, कौन सी कंपनी और कितनी फैसिलिटीज के साथ वो चीजों को चाहते हैं, ठीक है, उस पे हमें फोकस करना है। और जब फोकस हम कर लेंगे कि उनका क्या नीड है, तो हम वो प्रोडक्शन करके मार्केटिंग अपना कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी का मतलब होता है इट इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ बार्टर सिस्टम। अगर हम एक्टिविटी सेलिंग में बात करें तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम हो गया, जहां कमोडिटी के बदले कमोडिटी पहले दिया जाता था, लेकिन यहाँ बार्टर सिस्टम कहने का मतलब है कि कमोडिटी के बदले आपसे पैसे लिए जाएंगे। फिर है मार्केटिंग, जो है वो एक परवेसिव एक्टिविटी। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। इट इज रिक्वायर इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ। लाइफ के हर एक फेज में इसका रिक्वायरमेंट होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप जो मार्केटिंग को समझ रहे हो, मार्केटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जिसको हम परवेसिव के नाम से भी जानते हैं। ये पूरे हर एक फेज में इसका रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक हॉस्पिटल सेक्टर को देख लो, अगर आप एजुकेशनल सेक्टर को देख लो, आप फिल्म इंडस्ट्री को देख लो, कहीं पे भी चले जाओ, सेलिब्रिटीज को देख लो, आप जो ये ग्लैमर वाली दुनिया को देख रहे हो, जस्ट बिकॉज मार्केटिंग की बात है। आप जितने भी कोचिंग क्लासेस को देख रहे हो, सब मार्केटिंग पे बेस्ड है। मार्केटिंग का मतलब चीजों को बेहतर बताकर दिखाना, और बेहतर होती है तो बेहतर दिखाते हैं, नहीं भी होती है तो भी लोग दिखाते हैं, दैट इज मार्केटिंग, ठीक है। अब हम लोग इसके सिनोनिम्स को देख ले। एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सा मुझे लगा कि सेलिंग और मार्केटिंग में अगर डिफरेंस अगर आपको आता है तो सिनोनिम्स के जरिए आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। जैसे अगर सेलिंग की बात करें तो वहां पर ट्रेड हो गया, उसका सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द। बार्टर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सचेंज हो गया, मर्केंडाइज हो गया। वही मार्केटिंग में आ गया तो देखिए एडवर्टीजमेंट, लाइक पीडब्ल्यू अभी जो सबसे नामी चल रही है, फिजिक्स वाला, वो कितना ज्यादा हाईलाइट हो रही है। उसका जो मार्केटिंग है वो एक फिजिक्स वाला से वो कॉमर्स वाला, वो एनसीईआरटी वाला, वो यूपीएससी वाला, इतने सारे वेरियस ब्रांचेस उसने खोल रखे हैं। कैसे कैसे मुमकिन हुआ ये? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। एंड इस मार्केटिंग का पहला सिनोनिम्स है एडवर्टीजमेंट, प्रमोशंस। ये उसके जो फैकल्टी थे अलक पांडे जी, उनके नेम और उनके फेस वैल्यू को लेकर वो उन्होंने मार्केट में हड़कंप मचाया हुआ है। हर एक फेज में उनका नाम है, जैसे खान सर, जैसे अलक पांडे जी, जैसे दिव्य प्रकाश, वो जो यूपीएससी वाले सर है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, जो है स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। जब भी मार्केटिंग की बात होगी स्ट्रेटेजी उसमें आएगा ही आएगा। तो आप क्या स्ट्रेटेजी को देखोगे, तो इस वाले पेपर में आपको ये पढ़ना है स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसमें है वॉरेन जे केगन डिस्कसेस द स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, फोकस ऑफ मार्केटिंग शिफ्टेड फ्रॉम कस्टमर और प्रोडक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए सबसे पहले ये जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, तो इन्होंने दिया था, वॉरेन जे कीगन ने दिया था, ठीक है। अब ये देखिए कि इनका फोकस क्या था, किस तरह से ये स्ट्रेटेजी को डेवलप करना चाहते थे। ये फोकस ऑफ मार्केटिंग शिफ्टेड फ्रॉम कस्टमर और प्रोडक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब इनका कहना था कि जो हमारा फोकस होना चाहिए मार्केटिंग में, वो कस्टमर या प्रोडक्ट, ठीक है, कस्टमर या प्रोडक्ट
टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहने का मतलब है जो मैक्रो एनवायरनमेंट आप देखने को मिल रहा है, जिसमें लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें। तो सक्सीड मार्केटर्स को सक्सीड करने के लिए मस्ट नो द कस्टमर इन अ कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशंस, द ब्रॉडर इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल मैक्रो फोर्सेस। अगर आपको इस मार्केट में धावा बोलना है, मार्केट में अपना बोलबाला बनाना है, तो आपको मैक्रो एनवायरनमेंट में फोकस करना होगा। प्रोडक्ट के अलावा आपको कहां दिमाग लगाना होगा? आपको प्रोडक्ट के अलावा दिमाग लगाना होगा मैक्रो एनवायरनमेंट पे। मैक्रो एनवायरनमेंट यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसे कि जो ट्रेंड चल रहा है, इनका एक साफ सुथरा कहना है, जो ट्रेंड चल रहा है उसे बस फॉलो करो। अगर ट्रेंड को आप फॉलो करोगे तो आप बिजनेस कर लोगे, आप मार्केटिंग कर लोगे, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग शिफ्टेड फ्रॉम प्रॉफिट टू स्टेक होल्डर बेनिफिट। अब इसके कुछ एसेंस थे जिसको 3 प्रिंसिपल्स में बांटा गया है। वो तीनों प्रिंसिपल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। जिसमें पहला है कस्टमर वैल्यू एंड द वैल्यू इक्वेशन। कस्टमर का जो वैल्यू होता है और उसके वैल्यू के इक्वेशंस कैसे बनते हैं, देखिए। Creating customers value that is greater than the value created by the competitors is the essence of marketing। मतलब जो कस्टमर के वैल्यू है वो that is greater than the value created by competitors। कॉम्पिटिटर्स जो क्रिएट किए हैं उससे ज्यादा वैल्यू आपको किस पे फोकस करना होगा? कस्टमर्स के वैल्यू पे, कस्टमर के ट्रस्ट पे, ठीक है। Customers value can be increased by expanding or improving the product and a services benefits, or by reducing the price, or by combination of 4 P's। आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म कस्टमर्स चाहिए तो आपको चीजों को ऑथेंटिक प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप में ऑथेंटिसिटी है तो आपके कस्टमर्स कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन ऑथेंटिसिटी नहीं है तो कस्टमर्स भाग जाएंगे। बिजनेस को चलाना है, बिजनेस को लॉन्ग रन में चलाना है, तो आपको कस्टमर्स वैल्यू बना के रखना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स आपके दिमाग में तो होने चाहिए। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका जो कंपटीशन है वो अपने आप से है। अगर आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने में हो, तो आपको कंपटीशन पे नहीं जाना है। कंपटीशन को आप ऐसे ही compete कर जाओगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से वैल्यू कर रहे हो, प्रोडक्ट्स के क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हो, कस्टमर्स के नीड्स पे ध्यान दे रहे हो, कस्टमर्स के ओरिएंटेशन पे ध्यान दे रहे हो, तो आप चीजों को टैकल कर लोगे, ठीक है। फिर देखिए competitive or differential advantages। The advantages could exist in any element of the companies of the product, the price of advertising and point of sale promotion and the distribution of the product, the total of must be more attractive than the competitors। पहला क्या है कि कॉम्पिटेटिव और डिफरेंशियल एडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं। ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत भी जरूरी है, जिसमें देखिए कि कोई भी एडवांटेज हो वो कंपनी का प्रोडक्ट के ओरिएंटेशन से होता है, ठीक है। प्रोडक्ट अगर बेहतर होगा तो उसको आप एडवर्टीजमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। इसके यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द प्रोडक्ट, द प्राइस, द एडवर्टाइजिंग एंड द पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, द टोटल ऑफ अ मस्ट बी मोर अट्रैक्टिव देन द कॉम्पिटिटर्स। मार्केट में बिजनेस करना है तो फिजिक्स वाला को देख लीजिए। मार्केट में अगर आप रियल मायने में एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस को देखना चाहते हैं तो आप फिजिक्स वाला को देख लीजिए। वो चीजों को इस तरह से सिंक्रोनाइज किया है कि मार्केट में कस्टमर्स उसको देखने को हजारों तादाद में मिल रहा है। उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है और जो भी प्रमोशंस कर रहे हैं उस प्रमोशंस में उनके जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे वो बेहतर प्रमोशन कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कर रहा है, तो मार्केट में उनका बोलबाला है। फोकस हमेशा रहना चाहिए। फोकस, ये प्रिंसिपल तो आपको इन जनरल भी याद रखना चाहिए। Focus on customer value and competitive advantage. This can be accomplished only by focusing or concentrating resources and efforts on customer needs
and wants and how to deliver a product that will meet those needs and wants. आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाओगे उस पे ध्यान दो, इधर उधर की बातों में ध्यान बिल्कुल मत दो। आप अगर फोकस करोगे अपने प्रोडक्ट पे, अपने कस्टमर्स के नीड्स पे, तो आपको प्रॉफिट के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, वो आपको डायरेक्टली मिलेगा। तो ये थे आपके 3 प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो काफी जरूरी है कोई भी स्ट्रेटजी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। महामैराथन का क्लास है तो थोड़ा सा रेस्ट चाहता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट का। अब देख लीजिए मार्केटिंग मिक्स, यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक आ गया है जो आपने 12th में भी पढ़ा है, जो मैनेजमेंट चैप्टर में आपने देखा है, 4 पीस। मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस। 4 पीस कहने का मतलब है प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। प्राइस का मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स एट अ डिफरेंट प्राइस, द राइट प्राइस। आपको प्रॉफिट मार्जिन को तय करना होगा, आपको जो भी प्रोडक्ट आप तैयार करो उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी आप कर सको, डिफरेंट यू कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। आपको ऐसा क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं बनाना होगा कोई भी प्रोडक्ट का, आपको एकदम से एकदम विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सको और आप अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हो। फिर है द राइट प्राइस, और एक सही प्राइस भी आपको रखना पड़ेगा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा आप चार्ज कर रहे हो, वो भी गलत है, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में देखिए, कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप लॉन्च करते हो तो उसके ऊपर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसके ऊपर ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, ठीक है, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, ठीक है, उसके पैकेजिंग, उसके ब्रांडिंग पे अच्छे से वर्क होना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट जो है अट्रैक्टिव दिखे और लोग उसे खरीद सके, ठीक है। प्लेस की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड लॉजिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे हो वहां पर इस चीज का नीड है, ठीक है। अगर ये चीज आप रखते हो तो मार्केटिंग करने के लिए आप आराम से कर सकते हो। फिर है प्रमोशन। आप मार्केटिंग में अगर ये नहीं कर रहे हो प्रमोशन, तो आप मार्केटिंग कर ही नहीं रहे हो, जिसमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स और फोर्स सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, ये देखने को मिलते हैं। देखते हैं हम लोग कि कोई भी वीडियो चलता है यूट्यूब पे तो उस पर एड्स आने लग जाता है। तो ये जो एड सिस्टम है ये क्या है, ये एड सिस्टम है सेल्स फोर्स सेलिंग, ठीक है, फोर्स सेलिंग है ये, ठीक है। आपको वो एड देखना ही पड़ता है, आपको लिखा रहता है कि 30 सेकंड बाद आप इसे स्किप कर सकते हैं या 4 से 5 सेकंड बाद आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ये मार्केटिंग मिक्स की, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो था वो ओवरव्यू था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। इस जो ये इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट जो चाहे आपका सब्जेक्ट है, इसमें अगर इतना अगर आप लोग देख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप उसे आराम से फ्रेम करके लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको चीजों को तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चीजों को जानना है, कोई सा भी सब्जेक्ट, आपको अगर उस सब्जेक्ट के पीछे मेहनत करना है तो उस सब्जेक्ट का मतलब जानना जरूरी होता है। तो कोई भी आंसर्स आप बिल्ड कर सकते हो अगर उसके मतलब को समझ रहे हो। एक सेकंड का हैं हम लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है। इट इज अ मल्टीनेशनल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्शन, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchange that satisfy individual and organizational objectives. जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हम एक डायनेमिक वे को देखना चाहते हैं। हम एक डायनेमिक वे की बात कर रहे हैं। डायनेमिक मतलब एक विशाल और एक बड़ा सा देखने का सेंस, जिसमें हम इसको एक मल्टीनेशनल प्रोसेस कहते हैं, जिसमें बहुत सारे नेशंस के साथ हमको व्यापार करना होता है। इंटरनेशनल का मतलब हो गया कि जहां आप एक कंट्री पे फोकस नहीं कर रहे, जहां आप कई कंट्री पे फोकस कर रहे हैं, जहां आप बायलैटरल ट्रेड, मल्टीलैटरल ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें आप प्राइसिंग, प्रमोशन और आइडियाज के डिस्ट्रीब्यूशन को भी नोटिस करते हैं, ठीक है। जिसमें अपने गुड्स और सर्विसेज को कुछ इस तरह से क्रिएट करते हैं ताकि जो भी एक्सचेंज हो
वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर पाए। मतलब जो आप अगर कोई कंपनी में हो तो आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाए, और अगर आपका एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके तीनों गोल्स अचीव हो पाए, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, अब देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग को किस तरह से किया जाता है। अलग अलग इसके रूप है, उसको जान लेते हैं। जिसमें पहला रूप देखिए, डोमेस्टिक मार्केटिंग। इसका मतलब होता है कि आपके होम कंट्री पे आपको विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो खुद का कंट्री है वहां पर जो आप जिस भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो उस पे आपका कमांड होना चाहिए। एक्सपोर्ट मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि दिस इज अ फर्स्ट स्टेज व्हेन एनी फर्म्स स्टेप आउट ऑफ डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सप्लोर मार्केट अपॉर्चुनिटीज outside the country. In export marketing, the main aim of the firm is to expand the market size. Firms produces all its goods in the home country and export the surplus production in other country, but they do not undertake any marketing activity in the foreign country. ठीक है, जिसमें आप चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, आप जो भी चीजें बनाए हो उसको आप विदेशों में बेच रहे हो, दैट इज द एक्सपोर्ट मार्केटिंग। जहां अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना है, जहां आप अपने मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हो आउटसाइड द कंट्री, वहां पर आप चीजों को लेके जा सकते हो। ठीक है, जहां आप अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हो। जैसे डोमेस्टिक मार्केटिंग का मतलब आपके विद इन द कंट्री हो गया, कंट्री के बाउंड्री लाइन पे हो गया। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केटिंग मतलब जहां आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, वर्ल्ड वाइड कर रहे हो, हर कंट्रीज पे आप चीजों को लेके जा रहे हो। ठीक है, फिर है तीसरा इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या हो गया कि ये इस तरह का मार्केटिंग है जहां पर हम जैसे कि देखिए, इन दिस मार्केटिंग फोकस चेंजेस फ्रॉम जस्ट एक्सपोर्टिंग टू मार्केटिंग इन फॉरेन कंट्रीज। कंपनी एस्टैब्लिश सब्सिडरीज इन द फॉरेन कंट्रीज टू अंडरटेक इन मार्केटिंग ऑपरेशंस। These subsidiaries may be either working either through direction from the headquarter in the domestic country of independently. अब जब इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे कि सपोज हमको भूटान में कोई कंपनी खोलना है। ठीक है, तो उसका जो मेन कंपनी होगा वो हम इंडिया में रखेंगे, हेडक्वार्टर इंडिया में हेडक्वार्टर रख रहे हैं। भूटान में, हम श्रीलंका में, हम नेपाल में इसके ब्रांचेस को खोल रहे हैं, इसके सब्सिडरीज को खोल रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं हम इंडिया में बैठ के। ठीक, चौथा देखिए जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीनेशनल मार्केटिंग। ये क्या होता है? The business environment of each country is different from others, then it's lead a different marketing policy for every country. In international marketing, the marketing mix should be unique for respective country in which the firm conduct is business. जब भी आप मल्टीनेशनल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको हर एक कंट्री का मार्केटिंग मिक्स देख के चलना होगा। हर कंट्री का जो इकोनॉमी होता है वो अलग होता है, तो उसके हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन, अपना प्लान बनाना होगा। ठीक है, फिर है ग्लोबल मार्केटिंग, जो आप पूरे वर्ल्ड में कर रहे हो। ग्लोबल मतलब पूरा वर्ल्ड आ जाता है। The world is not a homogeneous market. The possibility to identify the groups of consumer across the globe with similar values, needs and behavior pattern who can be satisfied with a single standardized products and marketing mix. ग्लोबल मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ आज की डेट पे एप्पल कर पा रहा है। वो जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है वो सब जगह सेम टाइम पे लॉन्च करता है और सब जगह उसका एक्सेस बिठा के रखा है। अब इम्पोर्टेंस इसका देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग का क्या इम्पोर्टेंस हो रहा है। ये क्या करता है कि ये टारगेट मार्केट्स को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है। बूस्ट ब्रांड रेपुटेशन, ब्रांड के रेपुटेशन को बूस्ट करता है। लाइक इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट बिजनेस विद द वर्ल्ड, वो बिजनेस को पूरे वर्ल्ड के साथ जोड़ता है। ओपन डोर फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, ये एक बिल्कुल ही फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए एक दरवाजा है। जैसे अगर हम इसमें बात करें, बूस्ट ब्रांड रेपुटेशन लाइक फिजिक्स वाला। ठीक अब क्या रीजंस है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहते हो?
तो पहला रीजन कि डोमेस्टिक मार्केट कॉन्स्टेंट्स, इफ द साइज ऑफ डोमेस्टिक मार्केट इज वेरी स्मॉल, कंपनीज लुक फॉरवर्ड टू फॉरेन मार्केट टू अचीव द इकोनॉमी ऑफ स्केल। अगर आपको अपने कंट्री में उस तरह का कंज्यूमर नहीं मिल रहा है, उस तरह का बड़ा मार्केट नहीं मिल रहा है, तो आप अपने बड़े से क्षेत्र के लिए, बड़े से प्रॉफिट के लिए आप दूसरे कंट्री को देखोगे, इसमें आपको बड़ा सा स्केल मिलेगा। ठीक है। ड्यू टू रिसेशन इन डोमेस्टिक मार्केट, कंपनीज में नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब भी रिसेशन हो जाता है इंडिया पे, रिसेशन क्या होता है, रिसेशन का मतलब जिसको हम लोग मंदी कहते हैं, कि सपोज आप मेला जान रहे हो, मेला अगर मान लीजिए मेला खुलने से आसपास में जितने भी स्टॉल्स होते हैं उनका बहुत अच्छा रेवेन्यू होने लगता है, लेकिन एकाएक जब मेला वहां से हट जाता है तो सारे के जो सेल्स है वो ठप हो जाते हैं, तो उसे हम लोग मंदी कह सकते हैं। ठीक है। तो मंदी हो जाने के चलते जो डोमेस्टिक मार्केट कंपनीज है वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए वो क्या चाहते हैं कि वो बड़े से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आए और वहां पे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, क्योंकि जब आप वर्ल्ड वाइड बिजनेस करोगे तो कस्टमर्स को आपको देखने का जरूरत नहीं है, कस्टमर्स ऑटोमेटिक आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हो। इसमें आपको ये भी है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज और रेगुलेशंस के तौर तरीके से भी आपको इंटरनेशनल मार्केट में आने का मौका मिलता है। ग्रोथ ऑफ ओवरसीज मार्केट, ओवरसीज मार्केट का ग्रोथ होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है आपकी, प्रॉफिटेबिलिटी हमको चाहिए, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कोई भी बिजनेस का, कि प्रॉफिट वो उनको ला के दे। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेड्यूस बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क का जो आपका, आप ये जानते हो कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, तो इसमें आप रिड्यूस कर रहे हो, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में आ रहे हो तो आप डाइवर्सिफिकेशन करके, आप चीज़ों को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग जगहों में भेज के रिस्क को कम कर सकते हो। एक जगह से रिस्क अगर हुआ तो दूसरी जगह से आपको रिस्क कवर हो जाएगा। फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है और प्राइस राइज को भी। ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं यूनिट 2 में। यूनिट 1 पे इतना था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यूनिट 1 का आइडिया आपको मिल चुका होगा। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 2। इस महामैराथन वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूनिट 4 तक, यूनिट 4 का कुछ ही पार्ट कवर करेंगे। ये वीडियो काफी हैक्टिक हो जाएगा और इस रिसोर्सेस के साथ मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ काफी कठिन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा उसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो कंडीशन है काफी हैक्टिक है गाइस, क्योंकि सामने से लाइट है, इधर से लाइट है और ये टीवी है, तो थोड़ा कठिन होता है कि लंबे देर तक पढ़ाना। ठीक है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड इनोवेशन। मार्केटिंग का, इंटरनेशनल मार्केट का किस तरह से ओरिएंटेशन आप रखते हैं, तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए। A large number of products are exported to a large number of countries every day। ये सही बात कहा जा रहा है कि ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको हर बार देखने को मिल रहा है मार्केट्स में। ठीक है, हर दिन ये चीज मुमकिन हो रहा है। This however does not mean that a company can hope to export any product to any overseas country anytime it wants। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट बनाया है वही वही आप बेच पाओ हर कंट्री में, ये जरूरी नहीं है। केयरफुली प्लानिंग, उसमें प्लानिंग सोच समझ के किया जाता है। शुड प्रीसीड सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट export market, export product, market entry technique and marketing strategy taking into account various factors on the demand and supply sides। ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट में क्या डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार आप प्रोडक्शन करते हो और प्रोडक्शन के बाद उसको भेजते हो। बिना एनालिसिस का, बिना कोई भी जानकारी का, बिना वहाँ के रिसर्च पे आप बिजनेस को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है इंटरनेशनल मार्केटिंग के प्रोसेस में, जिसमें पहला स्टेप देखिए क्या है, डिसाइडिंग टू इंटरनेशनलाइज। इसमें सबसे पहला है स्वोट एनालिसिस ऑफ अ फर्म। किसी भी फर्म का स्वोट मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स।
अगर ये आपको पता है तो आप चीज़ों को कर सकते हो। चीज़ों को करना मतलब आप बिज़नेस कर सक रहे हो, आप मार्केटिंग कर पा रहे हो। आपका स्ट्रेंथ पता है, अपॉर्च्युनिटी पता है, फिर आपको वीकनेस पता है, थ्रेट्स पता है कि क्या-क्या अगर हम कोई पर्टिकुलर जगह पे बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या वीकनेस हो सकता है, वहाँ पे क्या थ्रेट्स आ सकता है, क्या अपना प्रोडक्ट चलेगा, क्या वहाँ पहले से कोई प्रोडक्ट है इसी तरह का, ठीक है? वो सारी चीज़ें। तो SWOT एनालिसिस ज़रूरी होता है। इवोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स, और आपको हमेशा याद रखना है कि आपको कोई भी बिज़नेस करो उसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ज़रूर दिमाग में लेके चलो। क्योंकि बिज़नेस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना कुछ भी चीज़ ले आए हो, आपको दिन दुनिया, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। देश दुनिया का मतलब आपको रखना होगा, क्योंकि मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है किसी भी बिज़नेस में, आपका डोमेस्टिक लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। फिर है असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड मार्केट पोटेंशियल। आपको अपने प्रोडक्ट का असेसमेंट अच्छे से करना होगा, मार्केट में क्या डिमांड है उस चीज़ को ज़्यादा देखना पड़ेगा। दूसरा है मार्केट सिलेक्शन, मार्केट को सेलेक्ट करना होगा कि इस जगह क्या का डिमांड है। प्रोडक्ट सिलेक्शन, क्या बेचोगे आप। फिर सिलेक्शन ऑफ एंट्री, एंट्री का सिलेक्शन, ठीक है, कैसे आप एंट्री लोगे, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिलेक्शन, अब मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी आप बनाए उस पे कैसे सिलेक्शन करोगे, प्रोडक्ट पे स्ट्रेटजी लगाओगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजी लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, प्रमोशन स्ट्रेटजी, किस तरह से सेलिब्रिटीज को हायर करोगे प्रमोशंस के लिए। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो आप प्रमोशन स्ट्रेटजी पे काफी अच्छा खर्च कर सकते हो। प्रोडक्ट पे पहले काम कर लोगे, पहले जब तक प्रोडक्ट पे काम नहीं करोगे तो ये सारी बातें बेकार हो जाएगी। तो प्रोडक्ट को आपको वैल्यूएबल बनाना है, ऑथेंटिक बनाना है, ठीक है। फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस क्या होते हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस वो होते हैं जिसमें आप जब भी बिजनेस कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहां पे डिसीजंस आप एक तरफा नहीं ले सकते हो। अगर एक तरफा ले रहे हो तो आपको मार्केट का अच्छा रिसर्च पता है, अगर नहीं पता है तो आपको वहां का हाव भाव लेने के लिए वहां के पर्टिकुलर जिन्हें भी आपने हेड बनाया है उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग, मार्केटिंग ओरिएंटेशन। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में से क्वेश्चन आते हैं तो उसको देख लेते हैं। डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स कंपनीज इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन। डिफरेंट एटीट्यूड, अलग अलग तरह से व्यवहार, ठीक है, टुवर्ड्स कंपनीज इन्वॉल्वमेंट, कंपनीज इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए, ठीक है, उसको हम लोग कह रहे हैं इन इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस में आना है तो आपको अपना जो अलग एटीट्यूड से आना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि आप एक ही एटीट्यूड से बिजनेस कर लो तो आप बेवकूफ हो। आप सोच रहे हो इंडिया में जो च्यवनप्राश चल रहा है वो विदेश में भी चले, वो आप गलत सोच रहे हो। हो सकता है इंडिया में जो इम्यूनिटी बूस्टर को च्यवनप्राश को रूप में लेके आया गया है वो वहाँ पर मान लीजिए यूएस में अगर हम बात करें तो वो इम्यूनिटी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स वहाँ पे होंगे, तो हमारा प्रोडक्ट तो चलेगा नहीं। तो आप अपना बिजनेस आप अपने सोचे हुए लेवल पे कर सकते हो, अपने अपने हम कह सकते हैं कि अपना जो एक्सपेंशन है, हमारा जो दिमाग जहाँ तक गया है, हम जहाँ तक विजिट किए हैं, जहाँ तक हम जान रहे हैं, जैसे आप इंडिया को जान रहे हो, 28 स्टेट को जान रहे हो, तो आप कर सकते हो 28 स्टेट में। लेकिन अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हो तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए देखिए 4 हमें स्ट्रैटेजी दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं ईपीआरजी। ईपीआरजी का मतलब होता है एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो हम ये 4 सेंट्रिक को हमेशा अपने ब्रेन पे फिट कर लेंगे। देखिए क्या क्या है, इसका आप थोड़ा मतलब समझ लेते हैं।
The EPRG framework addresses the way strategic decisions are made and how the relationship between headquarters and its subsidiaries is established. There are four broad types of orientation of a firm towards for a foreign market. ठीक है, तो जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो आपके पास होने ही चाहिए डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट सब्सिडरीज, ताकि आप डिफरेंट सो मेनी कैपिटल्स, ठीक है, हम कह सकते हैं एक लार्ज कैपिटल, एक ह्यूज कैपिटल होना चाहिए, तभी आप बिजनेस को अपना एक्सपेंड करोगे। अगर आप ग्रोथ चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आपके पास कैपिटल अच्छा होगा और स्ट्रेटजी अच्छा होना चाहिए। तो ये चार स्ट्रेटजी है बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए। पहला है इथनोसेंट्रिक, देख लीजिए, ये है वेन डायग्राम। इस तरह का है वेन डायग्राम अगर आप बनाते हैं एग्जाम्स में तो आपको निसंकोच 20 मार्क्स में 20 मार्क्स देखने को मिलेगा। ये है वो वेन डायग्राम। इसी वेन डायग्राम की बात मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, डू नॉट एट इथनोसेंट्रिक का मतलब डू नॉट अडेप्ट देयर प्रोडक्ट टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द अदर कंट्रीज वेयर दे हैव ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि आप अपने डू नॉट अडेप्ट देयर प्रोडक्ट्स टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। आप वहाँ के जो इथनोसेंट्रिक का मतलब हो गया कि वहाँ का जो नीड है, ठीक है, और वहाँ का जो वांट्स है, उसके जो ऑपरेशंस है, उसको आपको अडेप्ट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉलीसेंट्रिक की बात करें तो पॉलीसेंट्रिक में इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट, बिलीव इन यूनिकनेस ऑफ एवरी मार्केट। पॉलीसेंट्रिक बोलता है कि वहाँ का जो भी मार्केट है, उस मार्केट को आपको अवसर देना पड़ेगा कि आप सोचो वहाँ पे क्या चल रहा है। आप खुद इंडिया में बैठ के जज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ के मार्केट को इम्पोर्टेंस दोगे, वहाँ पे आप आपने जिसे भी हेड बनाया है, जो भी आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उससे आप कंसल्ट करके वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज चल रहा है उसका आपको वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है, इम्पोर्टेंस आपको देना पड़ेगा। रीजियोसेंट्रिक का मतलब हो गया कि सपोज आप इंडिया में हो और आप रीजन वाइज बिजनेस कर रहे हो, लाइक आपका नियर बाई जो भी कंट्रीज है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, तो उस रीजन से तो आप अवगत हो, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, प्रोडक्ट आपका जाएगा, आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज रीजियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब द मेन आइडिया इज टू टारगेट ग्लोबल कंज्यूमर्स हु हैव सिमिलर टेस्ट टू बोरो फ्रॉम एवरी कंट्री व्हाट इज द बेस्ट, ठीक है। ग्लोबल कंज्यूमर्स का मतलब जैसे जियोसेंट्रिक किया जा रहा है एप्पल के द्वारा, ठीक है। मेन आइडिया पता है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है एप्पल तो वो सब उसको मानते हैं, टेस्ट पता है, क्वालिटी पता है, तो बिजनेस करने में कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, ठीक है। अब कभी भी हम बात करें कि एडेप्टेशन टेक्निक को देखें तो वो डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि देखिए द साइज ऑफ द फर्म, फर्म का साइज, उसके इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को, क्योंकि बिजनेस कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट आपको जरूरी है। फिर ओवरसीज मार्केट पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। फिर extent of heterogeneity to of the potential market, when the market is different then it needs to develop many product but it's so expensive for a small firm। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस दिख रहा है तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, अगर आपका छोटा फार्म है तो आप नहीं कर सकते। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो नेचर है, द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, size and design, our product is considered for choose techniques. If the food products export then it develop according overseas taste and cultures। प्रोडक्ट पे आपको ध्यान रखना होगा, आपका जो भी प्रोडक्ट है उस पे आपको काफी ज्यादा कंसर्न बना के रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 3 की ओर, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। कभी भी मार्केटिंग कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे और अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो मार्केटिंग क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। देखिए एनवायरनमेंट जो है हमारा है आज के दौर पे,
जो आप इन्वायरमेंट देख रहे हो, बिजनेस इन्वायरमेंट, वो काफ़ी डिपेंड करता है मैक्रो फोर्सेस पे, जिसमें लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जिसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हम लोग सब की बात करेंगे। जिसमें देखिए, in the context of a business, from environment can be defined as various external factors and forces that surround the firm and influence its decision and operations. उसके decisions और उसके operations पे focused होता है। फिर कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है environment के, उसको देख लेते हैं। These factors are forces are external to the firm. These are essential and uncontrollable. अगर हम बात करें कि जो इन्वायरमेंट के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि 5 जो ब्रॉड ग्रुप्स है, जैसे कि इंटरनल इन्वायरमेंट, आपका बिजनेस में आपके खुद के जो इन्वायरमेंट है, कस्टमर, सप्लायर्स, ये सारी चीजें। माइक्रो इन्वायरमेंट, ये माइक्रो इन्वायरमेंट का भी पार्ट होता है। फिर डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, आपके जो इंडिया में जो भी चीजें चल रहा है विद इन द बाउंड्री लाइन, वो सारे चीजों पे। ठीक है, फिर है फॉरेन इन्वायरमेंट, फॉरेन इन्वायरमेंट को भी आपको देखना है, फॉरेन कल्चर को भी देखना है। ग्लोबल इन्वायरमेंट, ग्लोबली जो चल रहा है वर्ल्ड में, जिसमें फॉरेन और ग्लोबल काफी रिलेटेड है, लेकिन ग्लोबल का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ग्लोबल मतलब आपको वैसे मोनोपोली फॉर्म्स को देखना है जो अपना बोलबाला बनाए हुए हैं। ठीक है, फिर एक कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, अब इसमें भी अलग अलग तरीके से है। देखिए, ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट, आपको वहाँ का कंट्री का रिसोर्स देखना होगा, वहाँ के लोग को जानना होगा। डेमोग्राफिक का मतलब हो गया कि वहाँ का ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज, आपको सारा कॉम्पोजिशन लेना होगा, मेल फीमेल सारा बच्चे सारी चीज़ों का। ठीक है, फिर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इट इंक्लूड्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जीएनपी को, पर कैपिटा इनकम को, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को, सारी चीज़ों को नोटिस करना होगा। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में भी इट इंक्लूड्स द वे थिंग्स आर डन, द मेथड्स, मटेरियल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू अचीव कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव्स। वहाँ टेक्नोलॉजी को तो हमेशा आपको लेके चलना है कि आप जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हो, टेक्नोलॉजी भी उससे काफ़ी ज़्यादा तेज है। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, आपको हमेशा याद रखना है कि कल्चर और सोशल का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत डायनेमिक होता है। क्योंकि इंडिया में अगर हम कल्चर की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, हर तरह का बिजनेस आप यहाँ पे कर सकते हैं सोशल एंड कल्चर को देखते हुए। फिर है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, इसको भी आपको हमेशा याद रखना है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज को हमेशा प्रायोरिटी देना है। उसके पॉलिसीज को अगर प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब क्या क्या इम्प्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, देखिए, गवर्नमेंट के एटीट्यूड्स को, पॉलिसीज को, ठीक है, वो हमेशा बैरियर बनते हैं। ठीक है, और investment and resource allocation decisions are rendered more complex by differences in rates of economic growth and volatility in different countries, which make the consequences of such decisions more difficult to predict. इन्वेस्टमेंट और रिसोर्स एलोकेशन काफ़ी कठिन हो जाता है। ठीक है, फिर कंट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कंट्रीज जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं और डाइवर्सिफाइड होते हैं। Nature strength of competition may differ from one market to another. This implies that firms' competitive advantage and what constitutes a desirable strategic thrust may also differ from one country to another country. हर कंट्री का अपना एक नेचर होता है, अपना एक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी आपको इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इम्प्लीकेशंस है। हो सकता है कि कोई कंट्री ना चाहे, और जो चाहे तो उसके पास कोई रिसोर्सेज का अभाव हो। अब ये लास्ट पे यूनिट 4 पे आ गया है, जिसमें हम लोग बात करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन पे। ठीक है, मार्केट को कैसे बांटा गया है, मार्केट को बांटने का आधार क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, सबसे पहले इंटरनेशनल को हटा देते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन को देखते हैं। देखिए,
It is the process of identifying groups or set of potential customers at national or international levels who exhibit similar buying behavior. ठीक है, जो सिमिलर नेचर के बिहेवियर को बाय कर सके। मतलब कहने का ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने कस्टमर्स को के पोटेंशियल को जान रहे, कहाँ से मेरा कस्टमर्स ज़्यादा आएगा। ठीक है, एट नेशनल लेवल मतलब अपने देश के लेवल पे बात करो, या इंटरनेशनल लेवल पे मतलब जहाँ पे आप बाइंग बिहेवियर से अवगत हो, लोगों के खरीदने के बिहेवियर से आप अवगत हो। ठीक है, अब उसमें देखिए बेसिस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन को अगर हम देखिए तो यहाँ पे बांटा गया है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में, डेमोग्राफिक में, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में, फिर बिहेवियर सेगमेंटेशन में, बेनिफिट सेगमेंटेशन में। ठीक है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि करके कि क्या क्या है। ज्योग्राफिक का मतलब हो गया कि जो भी नेशन है उस नेशन में आपका वो जो एरिया है वो एरिया कितना बड़ा है, और जब बड़ा है तो उस पर आप किस तरीके से लोगों के नीड्स को देख पा रहे हो। In this type of segmentation, the market is divided into different geographical units such as nation, states, provinces, and cities. The company can operate in one or few geographical areas, or operating all pay attention to local variations in geography, needs and preferences. मतलब देखिए एग्जांपल से समझिए, जापान निसान इंस्टेंट नूडल्स इज सोल्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया। ये नूडल्स हर जगह एशिया में आपको देखने को मिलता है, लेकिन बट कस्टमाइज्ड रीजनली इन इंडिया लाइक जापानीज वेयर पीपल डू नॉट यूज चॉपस्टिक्स, द नूडल्स कम्स इन शॉर्ट वर्जन। यहाँ पर लोग चॉपस्टिक्स को यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट वर्जन इसका देखने को मिलता है नूडल्स का, लेकिन बिकता है। हर जगह का ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन अलग अलग होता है। अगर आप चीज़ों को बेच रहे हो, जैसे यहाँ नूडल्स बेचा जा रहा है, एशिया के डिफरेंट कंट्रीज में आपको नूडल्स देखने को मिलता है, लेकिन सब जगह इसको अलग अलग तरीके से बेचा जाता है। कहीं चॉपस्टिक दिया जाता है, कहीं ऐसे ही बेच दिया जाता है पैकेजिंग करके, मतलब पैकेजिंग रहेगा। ठीक है, सेकेंड है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसके बेसिस पे देखिए कैसे लोगों के जेंडर पे देखते हुए, लोगों के इनकम को देखते हुए, एजुकेशन को देखते हुए, लोगों के काम को देखते हुए हम लोग मार्केट को सेगमेंटेशन देते हैं। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में उनके एटीट्यूड्स, उनके वैल्यूज, उनके लाइफस्टाइल, उनके पर्सनालिटी सबको देखते हैं हम लोग। बिहेवियर में जैसे कि देखिए उनका यूजर स्टेटस, कितने टाइम तक वो उसके यूज करते हैं, लॉयल्टी भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फिर बायर के रेडीनेस पे कितने ज़्यादा लोग वहाँ पे बाय कर लेते हैं, चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं। ठीक है, उसके आधार पे भी बिहेवियर सेगमेंटेशन पे भी बिजनेस करा जा सकता है। फिर है बेनिफिट सेगमेंटेशन। Market could also be classified according to the benefit customers see from a particular product. Toothbrush is the successful segmentation। देखिए अगर आप बेनिफिट्स पे बांटते हो रिसोर्स अपने प्रोडक्ट्स को, तो देखिए यहाँ टूथपेस्ट का एक एग्जांपल दिया है जिसमें इकोनॉमी, मेडिसिनल, कॉस्मेटिक और टेस्ट। एक सस्ता, इकोनॉमी मतलब जो अफोर्डेबल प्राइस है, मेडिसिनल मतलब जैसे कि सेंसोडाइन ले लीजिए, हर्बल ले लीजिए, पतंजलि ले लीजिए, कॉस्मेटिक मतलब जो फैशनेबल हो। ठीक है, टेस्ट मतलब लाइक क्लोजअप। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, मार्केट को इस तरीके से बांटा गया है, सेगमेंटेशन किया गया है, जिसमें अगर हम दोबारा से बात करें तो क्या क्या है, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, फिर है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, फिर है साइकोग्राफिक, बिहेवियर और बेनिफिट। ठीक है, काफ़ी इजी है, काफ़ी जल्दी याद हो जाएगा। फिर है एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशन। जब भी आपको इफेक्टिव सेगमेंटेशन करना हो तो ये 5 चीज़ों को हमेशा याद रखें। मेजरेबिलिटी, परचेजिंग पावर आपको पता होना चाहिए, कंज्यूमर का बिहेवियर पता होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, आपके कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर पूरे कवर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, एक्सेसिबल, वहाँ पे एक्सेसिबल के लिए आपको लोकेशंस है कि नहीं है, तभी आप बिजनेस डालोगे ना। डिफरेंशिएबल का मतलब है कि मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स, प्रोग्राम्स आपको वहाँ पे अच्छे से रिस्पॉन्ड करने चाहिए। फिर एक्शनेबल का मतलब जो भी मार्केटिंग आपकी पॉलिसीज है वो वहाँ पे आपको देखने को मिले। ठीक है,
मतलब आप जो जो वादे कर रहे हो वो वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं। अब इस सेगमेंटेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल कस्टमर्स बेटर, कस्टमर्स को आप अच्छे से जान पा रहे हो, ठीक है, तो आप सेगमेंटेशन करके आपको फायदा है। पे बेटर अटेंशन टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अगर आपको पता है चीज़ों को किस तरीके से आप बांटो कि कहाँ कौन जगह किस तरह के लोग रहते हैं और किस किस तरीके से लोग चीज़ों को लेते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, अगर ये आपको पता है तो आप कर सकते हो। फॉर्मुलेट मार्केटिंग प्रोग्राम मोर इफेक्टिवली, मार्केटिंग प्रोग्राम्स को हमेशा बदलते रहना चाहिए और उसे अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन बेटर, कंपटीशन को आप अच्छे से एनालिसिस करिए। डिप्लॉय मार्केटिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली, मार्केटिंग रिसोर्सेज को अच्छे से लगाइए। प्रमोट द प्रोडक्ट मोर इफेक्टिवली, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेचिए। प्रोपरेट डिजाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स को अच्छे से डिजाइन करिए। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस सब चीज अच्छे से आप एलोकेट कीजिए, बांटिए। सर्व द कस्टमर बेटर, और अपने कस्टमर्स को अच्छा ट्रीट कीजिए, अच्छा सर्विस प्रोवाइड करिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको यूनिट 4 का इतना ही पार्ट देखने को मिलेगा, मार्केट सेगमेंटेशन का। महामैराथन का दूसरा क्लास जिसमें मैं यूनिट 4 से आगे जहां तक लेके जाऊंगा, यूनिट 8 यूनिट 9 जहां तक संभव हो पाए मेरे से वहां तक आपको पहुंचाऊंगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी इस मेहनत को आप अगर सराहनीय देना चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।